नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। मौजूदा वक्त में कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना के काल में कोरोना के कहर से सताए दो तरह के लोग हैं। एक वो जिन्हें कोरोना हुआ और दूसरे वो लोग जिन्हें कोरोना तो नहीं हुआ, लेकिन कोरोना से बंद हुए कामकाज ने उनकी कमर तोड़ दी। इन हालात में रेहड़ी, पटरी, रिक्शा और निः आश्रितों के सामने बड़ा संकट खड़ा हुआ। लेकिन मुश्किल वक्त के मददगार को मसीहा ही कहा जाता है। इस कोरोना काल में करोड़ों लोगों के काम आए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। आज चर्चा इसी पर, कैसे जहां कई राज्य कोरोना को ठीक से समझ तक नहीं पाए थे, वहां यूपी की योगी सरकार ने सबका साथ दिया और कोरोना से जंग लड़ी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आनंद टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और इसे समझने की कोशिश करेंगे कैसे मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है उत्तर प्रदेश के कामकाज को इस कोरोना काल में। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। कोरोना केवल उन लोगों पर ही कहर बनकर नहीं टूटा जो इसके गिरफ्त में आए थे, बल्कि उन लोगों पर तो और ज्यादा था जो इसके गिरफ्त में नहीं आए, लेकिन गरीबी और गुर्बत में कोरोना ने उनकी आजीविका की गाड़ी को पटरी से उतार दिया था। उन हालात में संकट 2 जून की रोटी पर आ गया, लेकिन संकट की इस घड़ी में ऐसे लाखों लोगों के लिए संकट मोचक बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लॉकडाउन में तो थोड़ा दिक्कत हम लोग को था, ठेला नहीं लगाने को मिल रहा था लॉकडाउन में, इसलिए दिक्कत था। अब जो है सरकार हम लोग को मदद किया 1-1 हज़ार रुपया दे करके, उसे थोड़ा हम लोग को राहत मिल गया और ठेला लगा रहे हैं। अब आराम से हम लोग का काम चल रहा है। ठेले वालों, रिक्शे वालों, और पेंशन वालों को सरकार ने उस वक्त पैसा पहुंचाया जब पाई पाई की परेशानी हो रही थी। काम धंधे पर ताली के बीच पेट पालने के लिए लाले पड़ रहे थे। वहीं आगरा के किरण और गाजियाबाद के सुनील बताते हैं कि तब एमएसएमई से मिले लोन ने कोरोना काल में भी जिंदगी जीने की एक किरण दिखाई। दूसरी प्लस लोन लेने के बाद में जो परिस्थिति मेरी चेंज हुई है कि शायद मैं माता रानी से दुआ करती हूँ और ज़्यादा ही मेरी परिस्थितियाँ चेंज होती जाएँ। हमारे लिए बहुत ही एक होता है कि आदमी का एनर्जी लेवल ख़त्म हो गया और उस टाइम में कहीं से एक ग्लास ग्लूकॉन डी मिक्स किया हुआ अगर मिल जाए तो वैसा वो काम हुआ हमारे लिए। एक तरफ गरीबी और एक तरफ भूख। वैसे भी बिना आमदनी के तो किसी अभिशाप से कम नहीं बुढ़ापा। ऐसे में सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन को 500 से बढ़ाकर 1000 कर देने की खुशी महोबा से लेकर मथुरा तक इन झुर्रियों के पीछे से साफ झांक रही है। 1000 आपके पूछ जाएंगे। हाँ। पैसे हो जाते हैं आप लोगों को। हाँ। पहले सरकार देती थी। हाँ। खाने पीने का काम चल जाता है, सरकार पैसा देती है। विधवा पेंशन तो हमें खाने पीने का चल जाता है। कोरोना की महामारी में मुसीबतें बेकाबू रही। हाशिए पर खड़ी आबादी जब हालात से हताश होकर हार रही थी, तब सरकार की मदद ने मेरठ से लेकर सीतापुर तक सबको जीने का सहारा दिया। लॉकडाउन में स्थिति तो खराब थी, लेकिन सरकार की तरफ से जो हमें अप्रैल में 1000 रुपये आए थे 2 महीने की, अप्रैल मई के, और अब जो जून में भेजे हैं सरकार ने 4 जून में 1000 रुपये मोदी जी सरकार वाले और 500 रुपये यूपी सरकार के आए हैं। और इन पैसों से आने से हम खुश हैं। मैं मोबाइल रिचार्ज का काम करता था, मेरा मोबाइल रिचार्ज का काम बंद हो गया था। पहली बार हम लोगों को 15,000 रुपया मिला, दूसरी बार हम लोगों को 1,10,000 रुपये आए मेरे खाते में। लॉकडाउन में हम लोग बहुत डर गए थे कि हमारा परिवार किस तरह से चलेगा, पर सरकार की सहायता से हम लोग आगे बढ़े और उसी पैसे को यूज करके हम लोग मास्क बनाना चालू किए, जिससे हमारा घर परिवार अच्छे से चल रहा है। बहरहाल कोरोना के कहर और लॉकडाउन के हालात में हाशिए पर खड़ी थी एक बड़ी आबादी, क्योंकि इस आबादी के सामने खड़ा था भूख और भविष्य का सवाल। उन हालात में संकट मोचक बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूं कहिए कि कोरोना और भूख के युद्ध में योद्धा बने सीएम योगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो जब काम खराब होता है तो उस पर सवाल बनता है। जब काम कुछ इस तरह से किया गया हो,
एमएसएमई के जरिए उद्योगों को सहारा दिया गया हो, विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन धारकों का ध्यान रखा गया हो, रिक्शा, रेहड़ी और खोमचे वालों की कमजोर होती आर्थिकी को समझा गया हो, तो सवाल नहीं, मिसाल के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज इसी पर चर्चा होगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हृदय नारायण दीक्षित जी, विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र नाथ भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ है। राकेश तिवारी जी, संयोजक एक आवाज एक मिशन के हमारे साथ है। थोड़ी देर में देश दीपक सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, आपके जरिए समझना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण और कितना चुनौतीपूर्ण होता है ऐसे संकट काल में ऐसी इस तरीके से सहायता देना, वो भी हर किसी को, कोई छूट ना जाए। पंकज जी, इससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये था मेरे लिए कि मैं इस विषय पर बहस करूं। मुझे पता है इसकी क्रिया प्रतिक्रिया, उसकी भी अलग अलग ढंग से समीक्षाएं होंगी, लेकिन ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मेरा तटस्थ भाव जो देखता है, मैं उस पर चर्चा जरूर करता हूं। कोरोना से युद्ध सब लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत, लड़ना भी चाहिए। सारी राज्य सरकारें अब यथासंभव लड़ रही हैं, जितनी जिसमें क्षमता है, ऊर्जा है। लेकिन कुछ बातें विशेष थी उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है उन पर चर्चा आज, बाकी तो लोगों ने कहा, जो अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि चेहरे हैं, गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक जो हम लोगों ने दिखाए, उन्होंने खुद ही अपनी बात बताई। लेकिन हम ये बहस इसलिए लाए कि इस संकट को हल करने के लिए, इस संकट से पार पाने के लिए दो स्तरों पर रणनीति बनाना और समय रहते उसको क्रियान्वयन के लिए पटरी पर उतार देना, यह काम सिर्फ उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले किया। अस्पताल, आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटीन सेंटर, जनता रसोई, सामूहिक रसोई, सरकार की ओर से खाना और दूध और जितनी भी तमाम चीजें थी, दवाएं जो भी थी, वो एक चिकित्सकीय रणनीति थी। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। प्रतिदिन टेस्ट में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ, चाहे 100 का हुआ, चाहे 200 का हुआ। और आज उत्तर प्रदेश एक बड़ी संख्या में प्रतिदिन टेस्ट करने वाला राज्य बन पाया। एक तो वो, लेकिन उससे भी ज्यादा ये तो सब कर रहे हैं 19-20 फर्क के साथ, सब राज्य कर रहे हैं, करना ही होगा। नान्या पंथा एनाय, कोई दूसरा रास्ता कहां है। लेकिन इससे ज्यादा अद्भुत चीज जो मुझे प्रभावित कर गई वो ये थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन से इस बात को समझ लिया कि कोरोना तो है, इससे लड़ा जाएगा, जूझा जाएगा, पार उतरने की चेष्टा होगी पूरे प्राणपण से, ठीक। लेकिन कोरोना के चलते जो पूरी आबादी पर जो आर्थिक संकट आने वाला है, उससे निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से या साथ में ही काम करना होगा। ये नहीं कि पहले कोरोना से निपट लेंगे फिर आर्थिक संकट से निपटेंगे, तब तक कुछ बचेगा ही नहीं। यही बड़ी बात थी। मैं 2-3 बातें देख के फिर जाऊंगा। हृदय नारायण जी जब साथ हो तो ज्यादा बोलना ठीक नहीं मेरा, हम लोग उनसे सीखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल कहा, देश की सबसे बड़ी अदालत, वो तो किसी पार्टी की नहीं, उसने कहा कि जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं, जहां जहां संघ शासित क्षेत्र हो, राज्य हो, कोई हो, उनके स्किल मैपिंग करिए। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस स्किल मैपिंग का काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 1 महीना पहले शुरू कर दिया था और लिस्ट बन गई थी। भाई कौन कारपेंटर अच्छा है, कौन पेंटर अच्छा है, कौन प्लम्बर अच्छा है, कौन बिजली का काम जानता है। छोटी बात है कि इसी संकट काल में जब अफरा तफरी मची है, उसी काल में 10-11 लाख मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था लिखत पढ़त में हो गई। बताइए,
और आदमी होता वो कहता भैया आफत पड़ी हुई है, थोड़ा रुकने दो, आफत टले तो फिर सोचे। क्योंकि मुख्यमंत्री जानते थे कि अगर इस संकट को हल नहीं किया तो उस संकट, कोरोना के संकट को अगर हल कर भी लिया तो भी संकट बना रहेगा। पेट का संकट उससे भी बड़ा संकट हो जाएगा। सबसे पहले बस भेजकर मजदूरों को बुलाने का काम, बाद में सब राज्यों ने उस पर काम किया। पहली दृष्टि योगी आदित्यनाथ की गई। सबसे पहली दृष्टि ट्रेन में, कि ट्रेन से मजदूर आए, योगी आदित्यनाथ की गई। अंतर जिला ट्रेन चले, क्योंकि मान लीजिए सबको लाके बस्ती पटक दिया और वो रहने वाला है कहीं और का, तो वो बस्ती से वहां तक कैसे जाए जब लॉकडाउन है। इस तरह के तमाम इनोवेटिव काम हुए। उन इनोवेटिव काम ने क्या किया, जनता के लिए आनंद की स्थिति तो संकट काल में किसी के लिए नहीं होती, लेकिन जीवन धारण करने योग्य क्षमता विकसित कर दी। अन्यथा जीवन का संकट हो जाता। बाकी राज्य तो अब उस पर सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, नहीं करें क्या। क्वारंटीन सेंटर में ही स्किल मैपिंग हो जाए, यही जो यूपी ने जो अडॉप्ट किया, उसी को 15 दिन देर से नीतीश कुमार ने बिहार में लागू किया। उसी को अब लागू करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। उसी को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लागू किया उत्तराखंड। इसलिए मुझे लगा इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर आप नेता हैं तो दूरदृष्टि होनी चाहिए। ये दोनों संकट एक दूसरे से गुथे हुए थे, जहां तक मैं समझता हूं। दोनों पांव एक साथ थे। कोरोना के चलते एक सीमित आबादी प्रभावित थी, लेकिन कोरोना के आर्थिक जो प्रभाव थे उनसे असीमित आबादी प्रभावित थी। कोरोना में तो उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब को अगर हम सामने रखें तो एक बड़ा प्रयोग किया है उत्तर प्रदेश ने। उसके लिए यहाँ के मशीनरी, मुख्यमंत्री की रणनीति, जनता, चिकित्सक सब सैल्यूट के पात्र हैं। लेकिन ये आर्थिक प्रबंधन जो है, खासतौर पर गरीब आदमी के लिए, इसने मेरे मन को छुआ। मैं एक वाक्य कह के हृदय जी के पास चलूंगा। राजा में करुणा होनी ही चाहिए। आज के संदर्भ में कहिए तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यही लोग हैं। उसके नेत्र सजल होने चाहिए अगर कोई भूखा है तो। हृदय नारायण जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों संकटों से एक साथ निपटने की जो रणनीति बनाई, बाद में उसी रणनीति को उत्तर प्रदेश के लगभग सभी राज्य फॉलो करते दिख रहे हैं। विश्व के इतिहास में पहली बार आई महामारी, और इस महामारी से निपटने में दुनिया के सभी शासक और भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बेहद परेशानी में रहे इसके प्रारंभिक दौर में। और इस परेशानी का मुख्य कारण ये था कि सबके लिए इस चुनौती से जूझना अपने अपने ढंग से ही जूझना था। कोई पुराना अनुभव नहीं था इस प्रकार की महामारी से निपटने के लिए। हमारी फाइलों में, हमारे आर्काइव्स में भी ऐसा कोई उद्धरण नहीं था कि कभी ऐसी महामारी आई और उस महामारी ने लाखों लोगों के रोजगार को प्रभावित किया, पूरा जनजीवन ठप हो गया। तो एक तरफ तो जैसा अभी आपने कहा, एक तरफ तो महामारी से बचाव के लिए और जो जो उपाय किए जा रहे थे लॉकडाउन के दौरान, सोशल डिस्टेंसिंग के, उपचार के, लोगों को लॉकडाउन का अनुशासन पालन कराने की दृष्टि से एक ये मोर्चा बहुत बड़ा मोर्चा था जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति आम जनता की श्रद्धा के कारण सफल हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश दुनिया के तमाम देशों की तुलना में बड़ा राज्य है, आबादी की सघनता की दृष्टि से, गरीबी की दृष्टि से, और
बहुत बड़े क्षेत्रफल और उस क्षेत्रफल के भीतर भी विविधता की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्याएं भिन्न प्रकार की, पूरब की भिन्न प्रकार की, हम मध्य अवध में बैठे बात कर रहे हैं यहाँ की भिन्न प्रकार की। तो एक तो इस चुनौती से जूझने का काम बगैर किसी पुराने अनुभव के, इस तरह की महामारी का कोई अनुभव नहीं था, ना इस चुनौती का अनुभव था जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चला और प्रतिदिन की बैठक, मेरा सौभाग्य है, और अमिताभ जी आप तो बहुत पहले से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आपका भी सभी मुख्यमंत्रियों से मिलना, उनके कामकाज को देखना, उनके कामकाज का अध्ययन करना, प्रेरित होना, कहीं कहीं निराश होना, ऐसा हम लोगों का अनुभव रहा है। लेकिन ये पहला अवसर देखा हमने अपने राजनीतिक जीवन में, मैं सभी इसके पहले के सभी मुख्यमंत्रियों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए कह रहा हूँ जी, ये पहला अवसर देखा कि मुख्यमंत्री जी के निजी जीवन में और मुख्यमंत्री जी का पूरा आवास, वो प्रतिपल एक ही चिंतन कर रहा था कि इस महामारी से जूझने के उपाय, चिकित्सा क्षेत्र के अनुशासन बनाने के लिए उपाय जो आवश्यक थे पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, उसके लिए सवेरे 6 बजे से सवेरे 7 बजे से 8 बजे तक, 8 बजे से बैठकें करना, फिर दिन भर समीक्षा करना, फिर जिलों से बात करना, लगातार व्यस्त रहना औषधि के क्षेत्र में, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास नहीं था चिकित्सा का पहले, तो एक अल्प अवधि में बहुत बड़ा चिकित्सा का ढांचा खड़ा कर देना, वेंटिलेटर उपलब्ध करा देना और सारे अस्पतालों को एक सरल रेखा में ले आना कि वह अस्पताल संवेदनशील हो जाएं, यह योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। और यह आश्चर्यजनक है, बहुत लंबा समय मेरा हो गया, मैं सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश में लगभग 48-50 साल से काम कर रहा हूं, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। एक बात जो आश्चर्यजनक है और मेरे लिए तो आह्लादकारी भी है कि माननीय योगी जी की सरकार के इस बिंदु पर आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, आपके चैनल को, कि आपने इस बिंदु को स्पर्श किया और डरे नहीं कि इस बिंदु को अगर हम स्पर्श करेंगे तो दूसरे लोग कहेंगे कि ये प्रशंसा की जा रही, और यह निश्चित रूप से अनुकरणीय है, इसलिए और संप्रेषणीय भी है कि इस बात को दूर तक जाना चाहिए। ये पहली बात थी हमारी वार्ता का दूसरा बिंदु। इस महामारी के प्रभाव में आर्थिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश की, खासतौर से जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, चाहे वो केला की दुकान लगाते हों, कहीं गन्ने का रस बेचते हों, कहीं मूंगफली बेचते हों, छोटी छोटी दुकानें, ये सब बंद हो गई। और हमारे उत्तर प्रदेश के हजारों की संख्या में रहने वाले, बाहर महाराष्ट्र में काम करने वाले, अन्य राज्यों में काम करने वाले, दिल्ली में काम करने वाले, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम श्रमिक परेशानी में रहे। और वो परेशानी इस तरह थी कि जीवन मरण का सवाल था कि अब हमको इस क्षेत्र में नहीं रहना, हमको गांव जाना, गांव। और इस गांव का आकर्षण, घर का आकर्षण, हम लोगों ने पहली बार देश के इतिहास में ऐसा देखा कि गांव जैसे खींच रहा हो, परिवार खींच रहा हो। और इस तरह लाखों की संख्या वाले ऐसे पीड़ित श्रमिकों को, जो भूखे भी और जो घर जाना चाहते हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, तत्काल प्रभाव से ऐसी व्यवस्था करना, रेलों की व्यवस्था करना, लाने, और एक ऐसा संकल्प कि लाना ही लाना है। मैंने व्यक्तिगत रूप में देखा माननीय योगी जी के साथ वार्ता करते हुए और उनके द्वारा दूसरे को निर्देश देते हुए ऐसा देखा। तो ये एक बड़ा काम था, बड़ी चुनौती थी, और उस चुनौती को योगी जी के नेतृत्व में यहाँ के सरकारी तंत्र ने, अधिकारियों ने पूरा किया। मैं उन्नाव का हूँ, आप ये बात जानते हैं। अन्य जिलों के लिए पहुँचाने वाले साधन रेल के माध्यम से उन्नाव में अनेक रेलें रुकीं, और उन्नाव के रेलवे स्टेशन पर अन्य जिलों के लोग भी उतरे। हमने प्रशासन को देखा कि वो रेल आने के पहले प्रतीक्षा कर रहा है, वो चाय लिए खड़ा है, वो उनके लिए भोजन लिए खड़ा है। दूसरे जिलों को जाने वाली बसें भी उन्नाव से, केवल उन्नाव से नहीं, उन्नाव मैंने देखा, मैं इसलिए उन्नाव का नाम ले रहा हूँ, ऐसा हर जगह हुआ। कहीं से रेल आई और वहाँ के जिला प्रशासन ने रेल में आए हुए यात्रियों का स्वागत किया, उन्हें घर तक पहुंचाने का काम किया। बिल्कुल ठीक। ये एक आपातकालीन व्यवस्था थी। अब आज की वार्ता में मेरी छोटी सी एक बात और रह गई है
जो तीसरा बिंदु है कि ये लोग जो वहाँ से आए और जो घरों में लोग थे जिनके पास भोजन का प्रबंध नहीं था और जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ में ही कह दिया कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको देना, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको देना, जिसे आवश्यकता है उसको हर हाल में देना। ये एक बड़ा फैसला था, बिना राशन कार्ड के भी उपलब्ध कराना खाद्यान्न, ये बड़ा फैसला था जी। और फिर गरीबों के खातों में सीधे रकम भेज देना, सीधे बगैर किसी बीच में कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं, सीधे रकम भेज देना। तो ये सब एक ऐसा परिकथा जैसा लगता है जी, कि बिल्कुल अल्प अवधि में कई मोर्चों पर संघर्ष करना, जैसा मैंने बिल्कुल कहा ठीक बात कही आपने। कि पहले चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर पुलिस के क्षेत्र में संघर्ष करना व्यवस्था, जी। तो एक ऐसा ये बहुत हिदरयान जी, मैं प्रशंसनीय आऊंगा काम आपके है। पास। और फिर मैं रिपीट करता हूं कि आपके चैनल को बधाई किसे धन्यवाद। मैं आऊंगा आपके धन्यवाद। पास अभी। वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब हमारे साथ हैं, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले जो हृदय जी ने कहा उस पर मुझे एक बात याद आई। इस महामारी का कोई पूर्व का इसके जैसा अनुभव किसी के पास नहीं था दुनिया में। ये तो कॉमन चीज है दुनिया में, ठीक बात। योगी जी के पास वो कभी पहले मंत्री नहीं रहे, न केंद्र में न राज्य में, जनप्रतिनिधि रहे। और जनप्रतिनिधि की भूमिका और सरकार चलाने की भूमिका में जमीन और आसमान का अंतर है। जमीन, हिदरयान जी बेहतर जानते हैं। फाइल की माया मंत्री जानता है, बाकी आप जिंदगी भर विधायक रहो, सांसद रहो, नहीं समझ पाओगे कि फाइल में क्या हो गया। लेकिन उस परिस्थिति में भी मैं कई बार सोचता हूं कि बहुत बड़ा काम कर गए जो लोग, वो उस काम का पूर्व अनुभव रखने वाले लोग नहीं रहे। आए, किया और हो जय जय। दुनिया के इतिहास में देखें या भारत के इतिहास में देखें, छोटी बात नहीं थी। 1,06,000 बेड कोरोना की हाय को 90 दिन मान लीजिए, 90 दिन में 1,06,000 बेड की व्यवस्था कर लेना, यह व्यवस्था तो दिल्ली में नहीं हो पाई, राजधानी होने के बाद भी। उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है। भट्ट साहब, आपसे मेरा प्रश्न ये है, मैं 2-3 चरणों में इस पूरी चीज को देखता हूं सरकार के। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने चिंता की जब ये आई आफत कि भाई जितने भी हमारे यहां मजदूर हैं, गरीब हैं, निराश्रित हैं, इनके सबके जो नाम पता है उनमें पैसा पहले भेजो, क्योंकि जेब में रुपया रहेगा तो आदमी जिएगा, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो ये पहले पखवाड़े में ही संकट के एक कई लाख लोगों के खातों में एक निश्चित धनराशि गई। उसके बाद चिंतन हुआ कि जो हमारे लोग बाहर हैं उनको लाओ, वो आए। उससे पहले ये चिंतन शुरू हो गया कि वो आएंगे तो क्या करेंगे। तो कहा भाई लघु उद्योग देखो, कृषि देखो, खाद्य प्रसंस्करण देखो, मनरेगा के दायरे को बढ़ाओ, स्किल मैपिंग करो। संतुलित व्यवहार इतने बड़े आपदा काल में, जब अच्छा शासन, अमेरिका जैसा देश असंतुलित हो गया, वहां के राष्ट्रपति जी कभी कुछ बोलते इसी बीमारी के प्रकोप में, तब इतना संतुलित कार्य कर पाना मुझे लगता है एक बड़ी बात है। बिस साहब, भट्ट साहब। देखिए साहब, सिविल सर्विस में एक बात कही जाती है कि सिविल सर्विस में एक बात कही जाती है कि एंटीसिपेशन जो है वो 90% ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जहां 21 मार्च को ही मुख्यमंत्री जी की ओर से आदेश हुआ कि 15 लाख जो हमारे डेली वेज लेबर हैं और 20 लाख जो निर्माण के मजदूर हैं, इनके खाते में 1,000 रुपया भेज दिया जाए। ठीक बात। ये फैसला 21 मार्च को हो गया था, पहले लॉकडाउन के इंपोज होने के पहले। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यूपी गवर्नमेंट का जो संस्थागत जो ढांचा है, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंतर्गत जो कुछ हो सकता है उससे अधिक ही किया जा रहा है। और मैं ये बात आंकड़ों से कहूंगा कि अप्रैल मई यूपी के फाइनेंशियल 2021 के फाइनेंशियल ईयर में यूपी का जो रेवेन्यू आना था वो 26,318 करोड़ रुपए आना था।
और केवल हमारा 7,654 करोड़ रुपए आया है, जबकि यूपी का महीने का सैलरी पेंशन बिल 12,000 करोड़ रुपया है। ठीक कह रहे। तो इसके बावजूद अब अप्रैल और मई के महीनों में 2 करोड़ परिवारों से अधिक परिवारों को करीब 3,000 करोड़ रुपए की नगद सीधी सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, उसमें निराश्रित महिला है, उसमें दिव्यांग है, उसमें ओल्ड एज पेंशन है, उसमें विधवा है, उन सबको दिया गया। इसके साथ साथ आप अगर देखें, मई में यूपी में 1500 श्रमिक ट्रेनें आई हैं बाहर से। उन 1500 श्रमिक ट्रेनों से 26 लाख लेबर लौटा है जी। और अप्रैल और मई के महीने में 1 करोड़ से अधिक जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, सबको गेहूं और चावल मुफ्त दिया गया। और अभियान चला करके जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था, मेरा ख्याल है अप्रैल में ही 5 लाख के आसपास बन गए थे, और ये काम अभी भी जारी है। तो ये काम किया गया। और जैसा दीक्षित जी ने कहा कि हमारे सामने कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है कि ऐसा कभी हुआ था। स्पेनिश फ्लू 1920 में हुआ था, तो उस समय इसको कैसे निपटा गया था, इसका आज हमारे पास कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। और ये कोरोना संकट कोई एडवांस नोटिस देके नहीं आया था। नहीं, ठीक बात है। और हमारे पास समय नहीं था काम करने का, लेकिन जितना सरकार के साधनों के अंतर संभव था, मेरा मानना है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखते हुए उससे कहीं अधिक किया गया है। और ये लड़ाई अभी कम से कम 2 महीने से अधिक जारी रहनी, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र का जो साइज है, जो हिस्सा है, वो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बड़ा है। ठीक बात है। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यूपी गवर्नमेंट की जो घोषणा है माइग्रेंट लेबर कमीशन से सबसे बड़ा फर्क ये आया है कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में इसको लेके बहुत बेचैनी है। और आप अगर देखते होंगे फाइनेंशियल पेपर में, आज ही ये ऑफर आया है कि साहब हम यूपी के लेबर को एयर कूल्ड हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे, हम उसको हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस देंगे, हम उसको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देंगे, और यदि परिवार के साथ रहना चाहेगा तो हम ये भी देंगे। यूपी से माइग्रेशन 2 कारणों से था। एक था पुश फैक्टर, यानी लेबर मजबूर था गांव छोड़ने के लिए। ठीक है भट्ट साहब। एक था पुल फैक्टर, यानी उसको शहर में बेहतर आकर्षण। भट्ट साहब आते हैं आपके पास, मैं देश दीपक सिंह और अब जो माइग्रेशन होगा यूपी से, भट्ट साहब वो पुल फैक्टर से होगा। मैं राकेश तिवारी और देश दीपक सिंह को भी बहस में ले आऊं। तिवारी जी, कोरोना का संकट ऐसा, और इसमें सभी राज्यों की प्रतिक्रिया भी मानव स्वभाव के अनुरूप ही थी कि पहले अपना घर देखो, बाद में देखेंगे, भैया बंद करो, पहले दरवाजा बंद करो। इस पर बड़ा रार भी चली, किसी ने कहीं बंदी कर दी, किसी ने कहीं बंदी कर दी। उत्तर प्रदेश की 2 घटनाएं मेरे हृदय को छू गई। एक मुख्यमंत्री का वो वक्तव्य मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि कार्ड हो नहीं हो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन नंबर, टेन नंबर, कुछ भी हो नहीं हो, फोटो कार्ड, कोई मतलब नहीं, भूखे को अन्न मिलेगा। ये बात बाबू लोग जाने कैसे देंगे। जो करना है पीडीएस का, ग्लोबलाइजेशन और क्या क्या होता है वो सब करिए कागज में, लेकिन किसी को अन्न के लिए मनाही नहीं हो सकती। एक ये वही कर सकता है, हृदय नारायण जी बैठे ही हैं, भारतीय दर्शन पर बहुत उनका अध्ययन है, जो भारत के ये अन्य क्षेत्र की जो आश्रमों की परंपरा है उससे जुड़ा रहा हो, कि जो आ गया वो भोजन पाए। एक और दूसरी बात जो उन्होंने कही, जब सारे राज्य सील 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 चिल्ला रहे थे, उन्होंने कहा किसी राज्य का भी भूला भटका यहां आ जाए तो उसको भोजन पानी कराओ, आइसोलेशन सेंटर में ले जाओ, फिर उसके राज्य के कलेक्टर से बात कराओ और फिर उसको भिजवाओ, लेकिन कम से कम इतना तो करो भाई, गुड़ दो, पानी दो, बैठाओ। ये 2 चीजें, ये बहुत बड़े आर्थिक फैसले नहीं है, लेकिन इस सरकार की मनस्थिति, मानसिकता जरूर बताते हैं। तिवारी जी। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। कि आप हम लोग जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पे बुलाने के लिए इजाज़त दी। सर, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई भी दूंगा कि जो उनकी एक सोच है
गरीबों मजदूरों को लेकर के कि ज़मीनी स्तर पे हमें काम करना है, सो उन्होंने किया। बाहर के मजदूरों को बुलाने का काम उन्होंने सबसे पहला पहल किया, ये भी बधाई के पात्र है। जो उन्होंने कहा कि जिसका राशन कार्ड है, आधार कार्ड है या नहीं है, मैं उनको भी राशन दूंगा, भूखे को अन्न दूंगा, वो उन्होंने ज़मीन पे काम किया। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और आज भी मैं सरकार को एक बात और कहना चाहूँगा कि सरकार आदेश करती है, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गोलमोल कर देते हैं, जिसकी वजह से सरकार को थोड़ी बहुत राकेश तिवारी इस बात नीचा देखना पड़ता है। कहीं प्रधान के का झंझट है, कहीं बीडीओ का झंझट है, कहीं सिपाही की झंझट, कुछ ना कुछ तो लफड़ा लगा रहता है। इससे तो मैं सहमत हूं। हाँ सर, अभी सरकार का एक बहुत ही बड़ा योगदान और भी है ग्रामीण स्तर पे, जो ग्राम प्रधानों को 10-10 लाख रुपया दिया कि हर ग्रामीण स्तर पे 400, 500 रुपए खर्च करके ग्रामीण जो ग्राम के जनता है उनको भी सहायता दिया जाए। ये भी सबसे बड़ी सराहनीय व्यवस्था है इनकी, और मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। जी ठीक है। देश दीपक जी, जब ये महामारी आई तो इसकी व्याप्ति का भी अंदाज किसी को नहीं था। अब तो थोड़ा थोड़ा अंदाज लग भी रहा है, कुछ शोध भी हो गए, अब तक कई देशों के ट्रेंड देख भी लिए। उस समय तो स्लेट खाली थी, यह था कि मृत्यु आ रही है, कितनों को ले जाएगी परमात्मा जाने। उस समय सामान्यतः जब घर में आग जैसी स्थिति हो जाए, भूकंप जैसी, कोरोना भूकंप और आग से कम तो नहीं था, वैसी स्थिति हो जाए, उस समय कोई रोजगार के बारे में सोचे कोई सरकार, मुझे लगता है बड़ी चीज है। वरना सामान्य सरकार हो चाहे व्यक्ति हो चाहे समाज हो, उसकी पहली प्रतिक्रिया यह होगी कि भाई पहले तूफान टलने दो फिर सोचेंगे। नहीं, ये बड़ी चीज लगती है आपको? जी अमिताभ जी, अगर मैं आपको इसमें बताऊं, सबसे पहले तो जो हृदय नारायण दीक्षित सर बोल रहे थे और भट्ट साहब ने बोला, तिवारी जी ने बोला, इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। कोई भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है वो हमारा मुखिया है, और मुखिया का कार्य होता है सबसे ज्यादा अपने परिवार के सदस्यों को अपने कार्यों से प्रेरणा देना। और जो प्रेरणा देने का काम उन्होंने किया है कि जो मातहत थे, जो हमारे कहते सरकारी तंत्र था जो काम कर रहा था, चाहे वो पुलिस प्रशासन रहा हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे रहा हो, चाहे वो सभासद पार्षद जो ये लोग होते हैं इनके स्तर पे रहा हो, कि किस तरीके से कि आपके पार्षद जो क्षेत्र है उसका जो पार्षद है वो एटलीस्ट लिस्ट बनाए कि किनके घर में खाने को नहीं है, किनको राशन देना है, किनको नहीं दिया जाना है। इस लेवल तक जाके सोचना किसी काम को करने के लिए। और उसके बाद जो आपने सर ये बात कही कि रोजगार की बात करना, तो इसके लिए दो पहलू, एक बहुत जरूरी ये होता है कि ओडीओपी योजना हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले से चल रही है। जब योगी सरकार बनी उसके बाद से उन्होंने ये लागे रख दिया। उसने शायद आत्मविश्वास दिया इस सरकार को कि जो भी व्यक्ति जो हमारे उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वो भारत के किसी भी कोने में है या वो विश्व के किसी भी कोने में है, अगर वो अपने प्रदेश में वापस आता है तो हम उसको रोजगार देंगे। और इसमें दूसरा सबसे बड़ा जो बोल्ड डिसीजन है कि अगर कोई और राज्य अपने यहां, हमारे यहां के किसी व्यक्ति को रोजगार देना चाहता है या यहां से माइग्रेंट जाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हमसे परमिशन लेनी होगी। ये बोल्डनेस, ये कॉन्फिडेंस हमें अपने आप को इस कोरोना से लड़ने के लिए इतना सहज बना देती है कि जब देश का मुखिया, प्रदेश का मुखिया इस स्तर पे जाकर के काम कर रहा है, तो हम आप क्यों नहीं। मैं एक सामाजिक कार्य के रूप में आपको बता रहा हूं, सामाजिक दर्शन, जो हम लोग सड़क पे गए या हमारे जो लोग थे सड़कों पे काम कर रहे हैं, लोगों ने खाना देना, ये सब देना, तो ये प्रेरणा कहां से आ रही है? ये प्रेरणा सोशल मीडिया के अवेयरनेस से नहीं है, ये हमारे प्रदेश के मुखिया के उससे है। ये देखना बहुत जरूरी है। जी ठीक बात है। मैं हृदय नारायण जी के पास चलूंगा। हृदय नारायण जी मानव मन को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, उस पर भी उनका बहुत विशद अध्ययन है। दीक्षित जी, बड़े बड़े पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मोटे मोटे फाइलें, तमाम दुनिया के शोध, इनके जरिए भी शासन प्रशासन होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको बोलते हैं। एक मोटी मोटी बात के जरिए भी प्रशासन होता है। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ने दूसरे ढंग से सरकार चलाई, उसका परिणाम ज्यादा बेहतर दिख रहा है। जैसे मोटी बात जो मुझे समझ में आई,
लघु और छोटे उद्योगों की संख्या जितनी उत्तर प्रदेश में है, वो एक एक दो दो बाहर से आए अपने मजदूर भाई बहन को अगर एकोमोडेट करें तो सारे एकोमोडेट हो जाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री को समझ आई, वहां से आत्मविश्वास आया और उन्होंने कहा कि भाई सबको लाऊंगा, सबको बसाऊंगा जो यहां रुकना चाहेगा, और रोजगार भी दूंगा, और रोजगार भी वचनबद्धता के साथ, गारंटी के साथ। दीक्षित जी, जहां तक आत्मविश्वास की बात है जी, यह आत्मविश्वास योगी जी के नेतृत्व का अविभाज्य हिस्सा है, बड़ा नेचुरल है, वह आत्मविश्वास से भरे हुए। दूसरी बात कि किसी काम को करने के लिए पहले सपना देखना, अभिलाषा से संयुक्त हो जाना, जी, फिर उसके लिए योजना बनाना, योजना को क्रियान्वित करना, यह सब काम इस अल्प अवधि में बड़ा कठिन था और पर्याप्त समय नहीं था। प्रतिदिन की नई चुनौती, नई नए खबरें आती रही कि अमुक जिले में ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, संख्या बढ़ गई। और इस चुनौती को लगातार ध्यान में रखते हुए भी गरीबों की, कमजोर वर्गों की और पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी समानांतर उपाय करते रहना, यह आश्चर्यजनक है। और प्रत्येक क्षेत्र में लगातार अपने सोचे हुए, बनाए हुए कार्यक्रम को, अपने द्वारा बनाई गई योजना को क्रियान्वित करने का लगातार मॉनिटरिंग भी करना और उसमें जहां कहीं यथासंभव सुधार की जरूरत है उसे उसके लिए अलग से निर्देश भी देना, यह सब एक साथ उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है। अन्य राज्यों के बारे में और मुख्यमंत्रियों के बारे में दोबारा आज पर्याप्त मेरे मन में जो आदर है उसे व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जो काम पहले उत्तर प्रदेश में हो गया दूसरे राज्य में, उसका अनुसरण किया। जी, काम पे ही गिनाऊंगा इसलिए कि नहीं, नाम गिनाना ठीक नहीं जी, ये बात अब समय में कहना ज्यादा उपयोगी होगा जी। लेकिन एक पूरे देश में एक ऐसा मॉडल चला कि वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार प्रत्येक प्रदेशों के और वहाँ के सुधी चिंतक जो राजनीतिक दृष्टि योगी जी की पार्टी के, हमारी पार्टी के विरोधी भी हो सकते हैं, उन लोगों ने भी योगी मॉडल जैसा शब्द प्रयोग किया और यह अपने आप पैदा हुआ, ये कोई प्रायोजित शब्द नहीं था जी। और कल या परसों हमने सुना है कि पाकिस्तानी पत्रकारों ने प्रशंसा जी जी। और मैंने पहले ही कहा कि जो हमारे पक्ष में नहीं है वो लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये उस तरह का हो गया रामचरित मानस में ना, बैरी राम बड़ाई कर रहे हैं। जो हमारे साथ नहीं है वो भी योगी जी के काम को, योगी जी ने जिस ढंग से इस चुनौती से निपटने में अपनी पर्याप्त क्षमता दिखाई जी, उस क्षमता को आदर देने के लिए जो हमारे विरोधी हैं वह भी अगर विवश है, मैं कहूँ मुझे इससे कोई कमजोर शब्द मिलता नहीं और विवश कहने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उन्होंने भी प्रशंसा की दिल खोलकर। और आगे जो कठिनाइयां अभी आने वाली हैं, हमारे धीरेन्द्र नाथ भट्ट ने आंकड़ों सहित अपनी बात कही है, उस कठिनाई के लिए जैसा छोटे लघु सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने की बात, उनमें पैसा पहुंचाने की बात, जब केंद्र की तरफ से इस योजना की घोषणा हुई पैकेज में जी, तो केंद्र ने घोषणा की और अखबारों में वो खबर छपी, विश्लेषण नहीं छप पाया कि योगी जी ने पहले ही उसका ऑर्डर कर दिया। तो पूरी योजना क्लियर भी नहीं हो पाई थी कि योगी जी ने इस विषय में पहले ही चिंता कर ली जी। और ऐसा एक बना है उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में। 3-4 महीने के अवधि में उत्तर प्रदेश का नयापन, उत्तर प्रदेश का नया साहस, उत्तर प्रदेश का नया संकल्प, एक नई सोच लेकर ऐसा पैदा हुआ है कि विदेश की बहुत बड़ी फर्म वो आगरा आने को तैयार बैठी है जी। ठीक बात है जी। बनने वाली फर्म, तो ये ऐसा अट्रैक्शन उत्तर प्रदेश की तरफ जो बढ़ा है जी, तो पहले भी होना चाहिए था, तो पहले क्यों नहीं हुआ? और तमाम सरकारें रही, उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए जो पुरानी ऐसा इस मॉडल को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक
संकल्पित अगर हो समाज के लिए, अपने ध्येय के लिए, सेवा के लिए और संवेदनशील हो, तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संवेदनशील काम और नेतृत्व और संकल्पबद्ध कि नहीं इसको करके ही रहेंगे। जहां से अपनी बात शुरू की थी वहीं से मैं अपना अंतिम वाक्य निवेदन करता हूं कि आत्मविश्वास से भरे पूरे और अपनी योजना के प्रति जी संकल्पबद्ध कि नहीं हम जो निर्णय ले रहे हैं क्योंकि यह जनहित में है, इसलिए इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए जहां कड़ाई की जरूरत होगी वहां कड़ाई का काम योगी जी ने किया, जहां प्रबोधन की आवश्यकता थी वहां प्रबोधन का काम योगी जी के नेतृत्व में संपन्न हो। गांधी जी ने कहा था, अंतिम बात है हमारी, गांधी जी ने कहा था कि आपका कोई काम हो, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि वो अच्छा है कि नहीं है, सत्याग्रह से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो अपने काम के बारे में ये सोच लेना कि उससे गरीबों का कितना भला होने वाला है। अगर गरीबों का भला होने वाला है तो वो काम स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, उस मार्ग पर आगे बढ़ते जाना। ये महात्मा गांधी ने, सबसे बड़े आदमी ने, दुनिया के प्रतिष्ठित आदमी महात्मा गांधी ये बात कही थी। और किसी भी कसौटी पर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए, महामारी से उत्पन्न आर्थिक दुष्प्रभावों से निपटने के लिए काम किया और इसके परिणाम और जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि मनरेगा के माध्यम से गरीबों को रोजगार देने का काम, अन्य योजनाओं के माध्यम से गरीबों को रोजगार देने का काम और रोजगार परक तमाम योजनाएं बनाने का, लोगों में कुशलता और कार्य क्षमता, स्किल नापने का काम। ये अभी आपने बताया कि जो लोगों में निरीक्षण किया जा रहा है, फिर सूची बनाई जा रही है कि हमारा गरीब किस गांव का, कौन सा हुनरमंद गरीब है, उसको किस योजना से लाभान्वित करना है, इसका प्रभाव आने लगा है और आने वाले समय में और प्रभाव स्पष्ट होगा, एक उसका स्वरूप और निखर कर सामने आएगा, इसी उम्मीद हम करते हैं। बिल्कुल दीक्षित जी, आपने ठीक कहा। आने वाला है, अगर हम लीक कर देंगे तो माना जाएगा कि हमने बताया, योगी जी ने हमको बता दिया है। जी। आने वाला उसका प्रभाव पड़ने वाला ही है। देश के अन्य राज्य जहां उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर जाते थे, उनके मन में अब चिंता हो रही है कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों को उनके गांव में, उनके घर में, उनके क्षेत्र में ही काम, अच्छा काम और काम का पुरस्कार मिलने वाला है मुख्यमंत्री योगी जी की संवेदनशील सरकार के कारण। तो अन्य राज्यों में भी इस तरह की चिंता पैदा हो गई है कि उत्तर प्रदेश के लोग अगर हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो क्या होगा। जी, ठीक बात दीक्षित जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं भट्ट साहब, एक प्रश्न में, एक चीज मेरे मन में आती है, प्रश्न इस वक्त भारत में ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जिनके पास डेढ़ दशक, किसी के पास 1 दशक का अनुभव है राज्य चलाने का, लेकिन मैंने देखा वो गठबंधन में इधर वाली के भी और उधर वाले दोनों के लिए कह रहा हूं, राजग भी और यूपीए भी, वहां मेरे लिए भेद नहीं, वो सब कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जिसको कहा जाए कि ये इनोवेटिव था, इसने वहां के गरीबों के लिए एक जीवन शक्ति का काम किया, या इंफ्रास्ट्रक्चरली भी, जिसे बिहार उदाहरण के लिए, सब हमसे सबसे ज्यादा मिलता हुआ बिहार, घरहुआ टाइप का, घराती नाव से बिहार से यूपी, यूपी से बिहार, गंगा के बीच में है, वहां की दशा दिशा देखो, है तो इन्हीं की गठबंधन का, भाजपा वालों का। लेकिन नीतीश बाबू को यह चेतना बहुत बाद में आई कि 1000 रुपया दे दो, बहुत बाद में यह चैतन्यता आई कि स्किल मैपिंग करा लो। ये दूरदृष्टि का मुझे लगता है एक बड़ा प्रमाण है, और खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण ज्यादा हो जाता है क्योंकि बाकी जिन लोगों की हम चर्चा कर रहे हैं उनके पास अनुभव है 10-10, 15-15 साल सरकार चलाने का। भट्ट साहब जी, मैं ये बात 2 उदाहरणों से कहूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटा से यूपी के छात्र जिनकी संख्या लगभग 30,000 थी, उनको निकालने में सबसे पहले पहल यूपी गवर्नमेंट ने की,
और यूपी के सारे छात्र अप्रैल के महीने में उत्तर प्रदेश वापस आ गए थे। यूपी से बस भेजी गई और जो कम पड़ गई तो राजस्थान परिवहन निगम से मांगी गई। उस समय तक भी बिहार के मुख्यमंत्री कोटा से बिहार के छात्रों को वापस लाए जाने का विरोध कर रहे थे कि साहब लॉकडाउन का मतलब क्या। वो यूपी का भी विरोध कर रहे थे कि यूपी ने ऐसा क्यों किया। ने किया जी, उन्होंने यूपी का भी विरोध किया। और दूसरी बात जो है, जो यूपी गवर्नमेंट की पहल है, माइग्रेंट लेबर कमीशन, कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह बाकायदा बयान देकर के कहा है कि यूपी गवर्नमेंट का यह फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और माइग्रेंट लेबर कमीशन के फैसले से सबसे बड़ा जो फर्क आएगा कि अब अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, एनसीआर में, हरियाणा, पंजाब में यूपी के माइग्रेंट लेबर को बहुत इज्जत से देखा जाएगा। अब उनको महत्व समझ में आ गया है कि इन राज्यों की अर्थव्यवस्था यूपी के लेबर के बगैर नहीं चल सकती। और आज ही फाइनेंशियल पेपर में खबरें हैं, जैसे मैंने भी कहा था, कि वो बहुत आकर्षक पैकेज दे रहे हैं। गाड़ियां आ रही हैं, बाकायदा बसें भेजी जा रही हैं, टैक्सी भेजी जा रही हैं कि साहब लेबर वापस आए। कर्नाटक की तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी अगर यूपी का लेबर नहीं होगा तो ये जो यूपी गवर्नमेंट के ये जो दूरदर्शी फैसले थे, इस बात को बहुत ही एक रीजनेबल, रैशनल और लॉजिक प्रोवाइड करते हैं कि हाँ, एक योगी मॉडल था जो बिना किसी धूप धड़ाके के, बिना किसी शोर शराबे के सरकार ने काम किया लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। जी बिल्कुल ठीक, और उसके परिणाम आपके सामने हैं। दिख रहे। राकेश तिवारी, आप जरा जो 30,000 बच्चे कोटा से लौट के आए हैं, जरा उनके माँ बाप से पूछिए। मैंने बात की थी, मैंने वो आज क्या कह रहे हैं और उनके स्वर को भी जनता के सामने रखा था। राकेश तिवारी, अभी कुछ पंजाब गए कुछ हमारे कामगार, वहां से बस आई, जब वो पहुंचे हैं वहां उस जिले में, मैं उनके दृश्य देख रहा था, फुटेज, आधी कमर झुका के जो वो थे वहां के किसान जो बुलाए थे उनको, वो सबको प्रणाम किए और माला पहनाए। ऐसा लगा कि लड़के वाले आ गए, द्वारचार है, बारात आ गई। इतना सम्मान तो हो गया कम से कम। यहां वो इसलिए कि यहां भी रोजगार की व्यवस्था है। अब आप भेड़ की तरीके से उत्तर प्रदेश के कामगार को नहीं हाँक सकते, क्या भाई तिवारी जी? अब नहीं चलेगा ये जी सर, अब ऐसा नहीं हो पाएगा, चूंकि हमारे जो उत्तर प्रदेश के जी, बोलो भैया बोलो जी, आ रही है आपके ऐसा नहीं हो पाएगा जी। जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, हाँ जी, आ गई। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, काफ़ी इस मुद्दे पर गंभीर हो चुके हैं और जो अपने 11 सदस्यीय टीम बनाए हैं, प्रतिदिन उसकी बैठक करते हैं, हर कदम पे अपनी नज़र लगाए रखे हैं और इन कामगारों को अब काम भी देने की उन्होंने घोषणा कर दी कि कोई भी अब हमारे प्रदेश के कामगार बाहर नहीं जाएगा, अब सबको यहीं पे रोजगार मिलेगा। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी का एक अच्छी पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि और भी जो हमारे अदर मुख्यमंत्री हैं वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से अपने यहाँ भी ऐसी ही व्यवस्था करें, जो हमारे गरीब मजदूर हैं, जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो कहीं इधर उधर न जा पाएं। जी ठीक। अमिताभ जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हरियाणा, पंजाब में धान की रोपाई के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है और ये दो राज्य हैं जो चावल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं और सबसे अच्छी क्वालिटी का चावल इन दो राज्यों में पैदा होता है। भाई इसीलिए एयर कंडीशन बस भेजी गई, 3 महीने का एडवांस दिया गया इसीलिए, और रास्ते के लिए लड्डू वगैरह बांध के ले जाए गए इसीलिए, वरना पहले कैसे जाते थे वो भी देखा था। देश दीपक, चर्चा को समाप्त करने की ओर चल रहे हैं हम लोग। एक बड़ी बात जो मुझे लगती है, किताबों से पढ़ना, फाइलों से समझना एक विधा है, उसका भी सम्मान है, और जीवन को पढ़ना और उसके आधार पर निर्णय लेना, समाज को पढ़ना। गांधी ने किताबों में थोड़ी ना बहुत कुछ पढ़ा था, वो तो LLB का कोर्स किया था, वो भूल भी गए, उसका कभी काम भी नहीं आई वो, लेकिन उन्होंने भारत को पढ़ा तो अपनी सदी के सबसे महान लोगों में शुमार हो गए।
ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग जीवन को पढ़ लेते हैं, अपने जीवन काल में समाज को पढ़ लेते हैं, वो जब प्रशासनिक स्तर पर फैसले लेने की वाली कुर्सी पर बैठते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या इवन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो, तो ज्यादा प्रो पीपल फैसला ले पाते हैं, बिना अड़चन के निर्णयों को लागू करवा पाते हैं। आपको ऐसा लगता है? अमिताभ जी, अगर इसमें सीधे सीधे से मैं कहूं कि जी, एक सबसे अच्छी फिलॉसफी कही गई है और जो एक सच भी है, फैक्ट है, कि जो घूमता है व्यक्ति, जितना ज्यादा आप घुमक्कड़ होते हैं, जितना ज्यादा आप घूमते हैं, समाज को देखते हैं अपनी नजरों से, वो किताब के ज्ञान से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। और इस कोरोना के, अगर हम स्पेसिफिक कोरोना के समय में अगर हम अपने मुख्यमंत्री को देखें, तो शुरुआत से ही उन्होंने, अगर जैसे ही कोरोना की शुरुआत हुई तो उन्होंने अपने दफ्तर में मीटिंग के साथ साथ हर एक जगह जा करके विजिट करके वहां को अनुभव करने की कोशिश करी। फिर वो चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो कहते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर्स हो, चाहे वो जहां पर कहते हैं रसोई घर बनाए गए जहां से लोगों को राशन दिया जाएगा, ये हो। उनको जैसे ही डिफिकल्टी दिखी कि लोग, जो पब्लिक है, जो सोशल वर्क करने के लिए निकल रही है, जो खाना बांटने निकल रही है, तो कहीं उससे कोरोना ना फैल जाए और उनको ना हो जाए, बेटर है कि आप लोग खाना अपने पास बना लीजिए, हमारा मैनेजमेंट आएगा, आपसे खाना ले लेगा और आगे लोगों को बांट देगा। जितने सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उनको खोला भी गया तो उनको पता था कि हम काम नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि 1000-2000, चाहे वो एलडीए हो, पीडब्ल्यूडी हो, तमाम ऐसे डिपार्टमेंट थे, उनको कह दिया गया कि भाई आप लोग पर डे इतना इतना पैकेट खाना बांटेंगे। चारबाग रेलवे स्टेशन, अगर मैं अगर लखनऊ में हूं, लखनऊ में बात कर लूं, तो वहां जो भी ट्रेन से आया मजदूर, वो उतरा, वहां पर बाकायदा मेज लगी हुई है, मेज पे खाना रखा हुआ है, एक आदमी दूर से खाना पकड़ा रहा है, जो भी आ रहा है सबको खाना मिल रहा है। क्योंकि रतन टाटा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। सर, आखिरी में खाली इतना कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि ये वर्ष सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को बचाने का है, और शायद हम उसी आइडियोलॉजी पे अगर वर्क कर रहे हैं तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ साहब का ये बहुत ही अच्छा विजन है जो हम लोगों को शायद लाभ दे रहा है, और आज हम लोगों को गर्व करा रहा है कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। ठीक, अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं। संवाद की टिप्पणी का वक्त हो चला है। अमिताभ जी प्लीज संवाद की टिप्पणी। देखिए, मुझे तो, आप मेरी कमजोरी कहिए, अच्छाई कहिए, ये जनता के ऊपर, लेकिन मुझे शासक की करुणा सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जिन निर्णयों में सत्ता के करुणा दिखती है, वो निर्णय मेरे हृदय को छूते हैं। इस कोरोना काल में बहुत सारे निर्णय ऐसे हुए जो मेरे हृदय को छुए, जिनका कुछ का उल्लेख मैंने किया, कुछ छोड़ भी दिए, कुछ वीरेंद्र भाई ने बता दिए, कुछ दीक्षित जी ने बहुत सारी बातें बताई हम लोगों को। जैसे मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि कोई कार्ड हो नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं, भूखा है तो अन्न पाएगा। कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए एक सेवा मंडल है, उस हर साल वहां अपना वो लगाता है, उसका कभी बैनर मैंने देखा था, भूखे को अन्न और नहीं, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। इतना सरल भाव ही रहना चाहिए। व्यक्ति भूखा है तो वो सर्टिफिकेट मांगेगी क्या उसके? अमानवीय दृश्य हो जाएगा, भले ब्यूरोक्रेसी कुछ भी कहे। ये योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं, वरना ब्यूरोक्रेसी में समझा देती कि सर कैसे बांट सकते हैं बताइए, कहां दर्शाएंगे, किसको दे दिया, और ये तो यूपी के नागरिकों के लिए है, और ब्ला ब्ला करके वो 600 किस्म के कानून समझा देते। लेकिन मुख्यमंत्री का तो एक ये है कि भाई ना इसको करना है, जाओ, तो हो गया। नगद पैसा दो सबको। पहले भट्ट साहब आंकड़ा बता रहे थे, 3000 करोड़ रुपया कैश ट्रांसफर किया। 3000 करोड़ रुपया तब जब आपके पास 26,000 करोड़ की आवक की उम्मीद हो और आए हो 7,000, आप लगभग 25-26% रिकवरी कर पाए हो राजस्व की। दो भाई, आदमी जिएगा तब लड़ेगा प्रदेश के विकास के लिए, तो पहले उत्तर प्रदेश का आदमी जिए। तो ऐसे बुनियादी फैसले, और जो कुछ फैसले बिल्कुल कार्यकारी किस्म के होते हैं, जिनमें बहुत सारी चीजें लगती हैं, उनकी योग्यताएं लगती हैं क्षेत्र प्रबंधन की, उनमें भी आप देख लीजिए 1,06,000 बेड का निर्माण कर लेना छोटी बात नहीं है।
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए हम महाराष्ट्र जैसे समृद्ध कभी नहीं रहे, हम केरला तमिलनाडु जैसे समृद्ध कभी नहीं रहे, कर्नाटक जैसे समृद्ध नहीं है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हमारा सूबा कैसा है, बिल्कुल उसके संसाधन कैसे हैं, उसके बाद भी इतना कर ले जाना। और एक बात और कहूंगा, बाकी तो बहुत सारी बातें आ ही गई जी। एक हाल की ही चीज मुझे प्रभावित की। इस देश ने ऐसे दृश्य तो देखे कि दीक्षित जी मेरी बात को जरूर अपने हृदय से उसका पुष्टि करेंगे, सहमति जताएंगे। ऐसे दृश्य तो देखे कि सरकारी विमान से सैंडल आ गया, सैंडल 10, 30, 40 साल पीछे चले जाए, 50 साल, 60 साल, 60 साल, 60 साल, 65 साल, तो ऐसे दृश्य भी देखे कि एक खास ब्रांड की सिगरेट लेने के लिए सरकारी विमान चला गया, एक राज्य से दूसरे राज्य। वो दृश्य तो देखे, लेकिन ऐसा दृश्य नहीं देखा कि किसी शासक से कहा गया, उसने कहा हो वो 1 घंटे में, आधे घंटे में कोरोना की जांच का रिपोर्ट देने वाली मशीन की क्या स्थिति है। बाबुओं ने कहा कि साहब गोवा में है, उसको लिखत पढ़त कर रहे हैं, आएगी, आने में समय लगेगा। और शासक कहे समय नहीं है मेरे पास, मेरे पास समय नहीं है। क्यों समय लगेगा? बोले शिपमेंट आएगा। क्यों आएगा शिपमेंट? मेरा जहाज है, इसको भेजिए। 3 घंटा जाने में, 3 घंटा आने में, 2 घंटा लोडिंग में, 7-8 घंटे के भीतर लखनऊ में मशीन लाके दिखाइए, और हो गया। वो जहाज किसके लिए है? इस प्रदेश की जनता के प्राण से कीमती कोई चीज है? ये भाव मुझे बहुत सुखद लगता है जी। हमारे यहां तो राजा की कल्पना ही ये है, जिसका कोई अपना सुख नहीं, कोई अपना राग नहीं, कोई अपना विराग नहीं, विदेह, समदर्शी। इसीलिए हम लोगों ने राजा को, भारतीय दर्शन में तो, फिर दीक्षित जी के सामने क्या कहूं, यही संकोच होता है। भारतीय दर्शन ने तो राजा को कहा कोई लिंग नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, राजा राजा है। विष्णु का अवतार कहा कुछ ग्रंथों ने। मूल उसमें क्या है वो तो चलिए कथाएं हैं, मूल क्या है? आप अपनी प्रजा से, आप अपनी जनता से पिता या पुत्र की तरह स्नेह करते हैं कि नहीं, माता की तरह उसका संरक्षण करते हैं कि नहीं, खुद पानी में भीगकर उसको छाता देना चाहते हैं कि नहीं, यह महत्वपूर्ण है। वरना जहाज का इस्तेमाल कैसे कैसे हुआ और कब कब हुआ सब जानते हैं, लेकिन यह चीज इतिहास में जाएगी। आज भी कुछ मशीनें आई हैं जो उतरी है लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री के विमान से, यह सदुपयोग है। बाकी किसी का सैंडल आए, किसी का पर्स आए, किसी की सिगरेट आए, जी, शासन इसके लिए नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हृदय नारायण दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेंद्रनाथ भट्ट जी, राकेश तिवारी जी, दीपक सिंह जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रूनेट मशीन को लाने के लिए गोवा भेजा गया विमान, और उसी के जरिए अब इलाज होगा, जांच होगी कोरोना की, ताकि हर कोई सुरक्षित रह सके उत्तर प्रदेश में। सूबाए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में जिस तरीके से काम किया, उस पर यह चर्चा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।